हेलो ऑल, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। किसी को कभी ब्लैंकेट या बेडशीट झाड़ते हुए देखे हो? ब्लैंकेट या बेडशीट को जब हम लोग झाड़ते हैं तो कुछ डस्ट उससे रिमूव होता है। या ग्लास के सरफेस पर कभी डस्ट पार्टिकल को देखे हो? यू विल से यस, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग एड्सॉर्प्शन बात कर चुके, तो तुम कहोगे हाँ देखा है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। वेरी गुड। देन आई विल आस्क कि बेडशीट से डस्ट तो सेपरेट होते हुए देखे हो, लेकिन कभी ये देखे हो कि झाड़ने से या पानी में डालने से बेडशीट का कलर जो है वो रिमूव हो जाए, अगर वो एक परमानेंट कलर है तो? यू विल से नेवर। क्यों ऐसा होता है कि परमानेंट कलर बेडशीट पर या किसी भी फैब्रिक पर अगर लगा हुआ है तो वो रिमूव क्यों नहीं हो पाता, जबकि हम लोग फेस पर जब मेकअप करते हैं या ग्लास पर डस्ट है या बेडशीट पर ही डस्ट है तो वो इजिली रिमूव हो पाता है? आज हम लोग इसी टॉपिक को बात करेंगे। एक्चुअली एड्सॉर्प्शन दो टाइप का होता है, और ये जो टाइप्स है इसके डिवीजन के पीछे का बेसिस यही है कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, यानी जिसके ऊपर एड्सॉर्बेट बैठता है, दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स वीक वंडरवाल फोर्स है या स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है, जैसा कि बेडशीट और फैब्रिक, किसी दूसरे फैब्रिक को लो उसके और परमानेंट कलर जो डाई उसके ऊपर है उसके बीच में। यानी हम ये कहना चाह रहे थे कि डस्ट इसलिए इजिली रिमूव हो जा रहा है किसी ग्लास स्लैब से या बेडशीट से क्योंकि डस्ट और उस सरफेस के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स है, विच इज इजिली ब्रेकेबल, इजिली वो सेपरेट हो जा रहा सरफेस से। जबकि जब हम लोग कलर बात करते हैं, परमानेंट कलर और डाई और फैब्रिक के बीच का जो अट्रैक्शन है दैट इज स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। और इसलिए हम लोग एड्सॉर्प्शन को दो पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं। वन इज कॉल्ड फिजिसॉर्प्शन, अनदर इज कॉल्ड केमिसॉर्प्शन। इस क्लासिफिकेशन का बेसिस एक्चुअली ये है कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट याद होगा सबको, एड्सॉर्बेट हम लोग कहते थे जो पार्टिकल सॉलिड के सरफेस पर आकर के ऐड होता था, ठीक है, उसको हम लोग कहते थे एड्सॉर्बेट, बेट, ठीक है, बैट। और जो एड्सॉर्बेंट कहते थे वो कहते थे सीट को, यानी जिस सरफेस पर आकर के मॉलिक्यूलर स्पेसीज ऐड होता था उसको हम लोग कहते थे एड्सॉर्बेंट, ठीक है। सो ये क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर है कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में अट्रैक्शन कैसा है, यानी जब एड्सॉर्बेट आकर के एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर लग रहा है तो वो उस दोनों के बीच का इंटरैक्शन के लिए कोई वीक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है या स्ट्रॉन्ग फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। सो बेसिकली एड्सॉर्प्शन इज ऑफ टू टाइप्स. One is called physical adsorption, which is also known as physisorption. Another is chemical adsorption, which is also known as chemisorption. देखो अगर नाम पर ही ध्यान दोगे तो तुम ये समझ जाओगे कि दोनों में, क्योंकि हम कह रहे क्लासिफिकेशन का बेसिस ये है कि जो एडजॉर्बेंट था, ये याद करो, जो सॉलिड सरफेस जैसे ये पेपर, सो पेपर इज एग्जांपल ऑफ एडजॉर्बेंट, जिसके ऊपर इंक आकर के बैठ रहा है, और जो बैठ रहा है उसको कह रहे एडजॉर्बेट, यानी जो फॉरेन पार्टिकल या मॉलिक्यूलर स्पेसीज जो कि सॉलिड सरफेस पे ऐड होता था उसको हम लोग कहते थे एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का अट्रैक्शन कैसा है, ये जो मॉलिक्यूलर स्पेसीज है और एडजॉर्बेंट है इसके बीच का अट्रैक्शन कैसा है, इसके बेसिस पर ही हम लोग ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इफ द अट्रैक्शन बिटवीन टू इज फिजिकल फोर्स, फिजिकल फोर्स मतलब हम कह रहे हैं अगर उसके बीच में वीक वंडरवाल फोर्स है, नाम से ही देखो फिजिकल एड्सॉर्प्शन, यानी सिंपली वो फिजिकली आकर के अटैच हो गया। जैसे एक एग्जांपल हम कह रहे हैं कि मान लो ये मेरा हाथ है और हम इसके ऊपर पेन ला करके रख दिया, तो इस दोनों के बीच में कोई प्रॉपर जो है केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो रहा। या मान लो कभी ऐसा देखे होगे
कि सपोज करो जब बारिश होती है पेड़ के पत्तों पर, रेन ड्रॉप्स, या मान लो रात में जब फॉगी वेदर होता है या मॉइस्चर कंटेंट होता है एटमॉस्फेयर में, थोड़ा ह्यूमिडिटी होता है, तो जो वाटर ड्रॉप्स आकर के लीफ पर जो है वो तुमको दिखता है, वहां कोई ट्रू केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, वहां पर इट्स फिजिकल। या मान लो मैंने कहा कि जैसे सपोज करो डस्ट आकर के, लास्ट क्लास में मैंने बहुत बार ये कहा था कि डस्ट जब आकर के ग्लास पर तुम्हारा, या वुडन किसी फर्नीचर पे, या किसी भी चीज पर, तुम्हारे स्किन पर डस्ट आकर के जो है वो अटैच हो जा रहा है, मतलब ऐड हो जा रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है, एक्यूमुलेट हो जा रहा है, सो दैट इज ऑल्सो फिजिकल। वहां पर कोई प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। तो जब एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेस हो, अब वंडरवाल फोर्सेस जो है वो हो सकता है लंडन फोर्स हो सकता है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो, जिस भी टाइप का फोर्स हो, लेकिन हम कह रहे हैं वीक वंडरवाल फोर्स अगर है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, तो हम लोग वैसे एड्सॉर्प्शन को कहते हैं physical adsorption, or you can say physisorption. लेकिन if there is a strong chemical bond, chemical bond हम लोग जब भी कहते हैं मतलब हम लोग आयनिक कोवेलेंट वाले पार्ट पे जा रहे हैं, so if there is a strong chemical bonding between adsorbate and adsorbent, तो हम लोग कहते हैं वैसे adsorption को chemisorption। अब मेरे एक सवाल का पहले जवाब दो, उसके बाद जो सेकेंड डिफरेंस है वो तुमको समझ में आएगा। ये मान लो एड्सॉर्बेट था, एड्सॉर्बेंट यानी सॉलिड सरफेस, यहां पर भी कह रहे ये मान लो एड्सॉर्बेंट था। यहां जो एड्सॉर्बेंट है उसके और एड्सॉर्बेंट के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स है, और यहाँ एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और यहाँ पर वीक वंडरवाल फोर्स है। और अगर हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ किस केस में सरफेस इज मोर स्टेबल, मेरी बात ध्यान से देखना, सरफेस अनस्टेबल क्यों था? क्योंकि जो सरफेस पार्टिकल था वो इक्विलिब्रियम में नहीं था, उस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था, उसी फोर्स को कंपनसेट करने के लिए वो एड्सॉर्बेट को अपने तरफ अट्रैक्ट करके होल्ड कर रहा था। अब क्योंकि यहाँ जो एड्सॉर्बेट है और एड्सॉर्बेंट के बीच में कोई वैसा स्टेबल बॉन्डिंग ही नहीं है, ये बॉन्डिंग कभी भी टूट सकता है, बड़ा वीक है, तो ये स्टेबिलिटी भी बहुत कम देगा सरफेस को, और ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो जाहिर है ये स्टेबिलिटी भी ज्यादा देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये दूसरा हाथ है, मान लो ये इससे अटैच हुआ लेकिन स्ट्रांगली अटैच हुआ, तो इसको फिर सेपरेट करने के लिए यू हैव टू पुट मोर एनर्जी, यू हैव टू पुट मोर एफर्ट, और इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस सिस्टम इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू दिस सिस्टम। यहां आप इजिली इसको हटा पा रहे हैं, है ना, यानी ये सिस्टम जिसको आप डिस्टर्ब कर पाते हैं इजिली, उसको हम लोग कहते हैं कि वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल नहीं है। हम लोग स्टेबल उसको कहते हैं जिसको हम लोग इजिली डिस्टर्ब ना कर पाए। ये तुम्हारा सरफेस था इनिशियली, और सपोज करो यहाँ एनर्जी था सरफेस का 500 जूल। फिजिसॉर्प्शन के केस में जस्ट बिकॉज अट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट इज वीक वंडरवाल फोर्स, यानी ये सरफेस को बहुत स्टेबल नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम इसको इजिली डिस्टर्ब कर पाओगे, ये बॉन्ड वीक है, बहुत आसानी से टूट जाएगा, और इसीलिए ये सिस्टम को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा लेकिन थोड़ा कम करेगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि क्योंकि सिस्टम स्टेबल हो रहा है इसलिए एनर्जी तो रिलीज होगा, या कहो सरफेस का एनर्जी डिक्रीज होगा, लेकिन ये डिफरेंस बहुत नहीं होगा। अगर ये 500 है तो ये हो सकता है मुश्किल से 450 हो, या मुश्किल से मान लो ये 430 हो, 480 हो, यानी इस दोनों के बीच का एनर्जी गैप नहीं होगा बहुत। हम एक बार फिर से कह रहे हैं, देखो फिजिसॉर्प्शन में क्योंकि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वीक फोर्स है, यानी यहां जो एड्सॉर्बेंट है वो सरफेस के स्टेबिलिटी को बहुत नहीं बढ़ाएगा, आप इसको इजिली सेपरेट कर सकते हैं। और क्योंकि सरफेस बहुत स्टेबल नहीं हुआ, ये सरफेस जितना स्टेबल होता एनर्जी उतना नीचे जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ सरफेस कम ही स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू केमिसॉर्प्शन, तो एनर्जी जो सरफेस का डिक्रीज होगा वो बड़ा कम होगा। अगर ये 500 था तो मान लो ये 480,
और फिर तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि बाकी का जो 20 किलो जूल एनर्जी है दैट विल बी रिलीज्ड। जबकि वही चीज अगर हम यहाँ कंपेयर करते कि अगर सरफेस का एनर्जी 500 है, क्योंकि यहाँ सरफेस केमिसॉर्प्शन के बाद ज्यादा स्टेबल हो गया बिकॉज एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग है, तो इसको डिस्टर्ब करना थोड़ा मुश्किल होगा और ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो गया। सरफेस इज मोर स्टेबल नाउ इन कंपैरिजन टू फिजिसॉर्प्शन। और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा हुआ इसका मतलब है सरफेस का एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हुआ। अगर ये 500 है तो मान लो ये 400 हो गया या सपोज करो 350 हो गया, तो 500 और 350 यानी यहाँ पर 150 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिलीज हुआ होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। हम ये नहीं कह रहे कि तुम इस वैल्यू को याद करो, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि फिजिसॉर्प्शन के कंपैरिजन में केमिसॉर्प्शन सरफेस के स्टेबिलिटी को ज्यादा इंक्रीज करवाता है, इसीलिए यहाँ सरफेस का एनर्जी जो है वो ज्यादा डिक्रीज होता है एंड मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। यानी यहाँ इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन बिकॉज एक्सोथर्मिक है, देखो हीट रिलीज हो रहा है, सो आप ये कह सकते हैं कि इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज नेगेटिव हियर एज वेल एज हियर, दोनों जगह पर, क्योंकि एक्सोथर्मिक ही होगा एड्सॉर्प्शन, सो इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इंथैल्पी इज लो, यहाँ पर हाई। कहते हैं यहाँ 22 -20, क्योंकि डेल्टा एच हम लिख रहे हैं, -20 to -40 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज्ड इन फिजिसॉर्प्शन। जबकि इन केमिसॉर्प्शन जब हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं -80 to -240। In some cases it may exceed to -400 की for exothermic, यानी किसी किसी केस में 400 किलो जूल पर मोल तक एनर्जी रिलीज होता है। सो सिंपली आप ये याद रखेंगे कि इंथैल्पी ऑफ फिजिसॉर्प्शन इज लो एंड इंथैल्पी ऑफ केमिसॉर्प्शन इज हाई। क्योंकि तुम ये समझ रहे हो कि इन केस ऑफ फिजिसॉर्प्शन देयर इज वीक वंडरवाल फोर्स, और हम लोग क्या कहते हैं वंडरवाल फोर्स के लिए कोई कंडीशन नहीं चाहिए, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं चाहिए। आप किसी भी दो चीज को अगर क्लोजर ले आते हैं, नो मैटर वेदर इट हैज पोलर नेचर नॉन पोलर नेचर, वेदर इट इज एटम मॉलिक्यूल और आयन, अगर आप नजदीक ले आए उसको तो वहां एक फोर्स काम करेगा जो बड़ा वीक फोर्स है एंड दैट इज वंडरवाल फोर्स। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वंडरवाल फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो सिर्फ एड्सॉर्बेंट को एड्सॉर्बेंट के कांटेक्ट में आने भर का देरी है, नजदीक दोनों को आना चाहिए, बस खुद ब खुद फिजिसॉर्प्शन होगा। और इसीलिए हम लोग कहते हैं फिजिसॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। इसके लिए कोई खास कंडीशन नहीं है कि ऐसा होगा तो ही फिजिसॉर्प्शन होगा। इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इफ यू हैव अ ग्लास सरफेस और इफ यू हैव अ वुडन सरफेस, तो उसके सरफेस पे वाटर भी एब्जॉर्ब होगा, यानी उसके सरफेस पे वाटर भी, बस सॉलिड सरफेस होना चाहिए। अगर ये मेरा पेपर का सरफेस है, या मान लो यहाँ एक बुक होता सॉलिड है, हम इसके ऊपर इंक से लिखते हैं, हम इसके ऊपर कलर से लिखते हैं, हम इसके ऊपर क्रेयॉन्स ला करके घिसते हैं, हम इसके ऊपर पानी छिटकते हैं, हम इसके ऊपर ऑयल डालते हैं, हम इसके ऊपर अल्कोहल डालते हैं, बेंजीन डालते हैं, या फिर कोई गैस का ज्यादा प्रेशर लगाते हैं। कम या ज्यादा, किसी का अमाउंट कम होता, किसी केस में एड्सॉर्बेंट का अमाउंट जो है ज्यादा होता, यानी गिवन अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट पर ज्यादा एड्सॉर्प्शन होता, ज्यादा मॉलिक्यूल होता है एड्सॉर्बेंट का, लेकिन होता जरूर। और इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी चीज फिजिकली किसी सॉलिड सरफेस पर एड्सॉर्ब हो सकता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं फिजिसॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। जबकि जब आप कहते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन, तो इट इज ऑलवेज स्पेसिफिक इन नेचर। कहोगे क्यों स्पेसिफिक इन नेचर? तो हम तुमको ऐसे समझा रहे हैं कि देखो यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग बनना है, और जब कभी भी केमिकल बॉन्डिंग हम लोग नॉर्मल केस में बात करते हैं तो तुम्हारे दिमाग में केमिकल बॉन्ड बोले उसके कॉज के लिए तुम्हारे दिमाग का बत्ती सीधे एक जगह पर जलना चाहिए, ऑक्टेट थ्योरी। अगर हम कहते हैं कि ये मान लो प्लैटिनम का सरफेस है, ठीक है,
और हम कहते हैं तुम ले जाओ जरा इसको, नाइट्रोजन को इसके ऊपर तुम एब्जॉर्ब करवा लो, तो केमिकली केमिकल बॉन्ड बनवा दो। या हम तुमको कहते हैं कि ये प्लैटिनम है, ले जाओ थोड़ा सा हीलियम या नियन को इसके साथ बॉन्डिंग करवा दो, तो क्या हीलियम इसके साथ केमिकल बॉन्डिंग शो कर देगा? लेकिन फिजिकली अगर हम कहते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन करवा दो, तो चांसेस था कि तुम टेम्परेचर बड़ा लो करते तो हीलियम उसके सरफेस पे ऐड हो सकता था, भले बहुत कम होता लेकिन होता। नाइट्रोजन उसके सरफेस पे ऐड हो सकता था। लेकिन अगर हम कहेंगे हीलियम ले जाओ और यहाँ पर बॉन्डिंग करवा लो, तो यू ऑल नो दैट हीलियम हैज कंप्लीट ड्यूप्लेट, नियन हैज कंप्लीट ऑक्टेट। तुम कुछ भी कर लो वो बॉन्डिंग बनाएगा ही नहीं। नाइट्रोजन तुम ले रहे हो तो नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, जिसकी वजह से नाइट्रोजन भी लोअर टेम्परेचर पे इनर्ट बिहेव करता है, ये भी जाकर के केमिकल बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। किसी के दिमाग में आएगा कि H2 होता तो शायद बॉन्डिंग कर लेता, सिंगल ही तो बॉन्ड होता। हम कहेंगे H2 भी केमिकली एब्जॉर्ब नहीं होता, बिकॉज H2 हैज कंप्लीट ड्यूप्लेट। ये ऑलरेडी एक ही बॉन्ड तो ये बना सकता था, जो कि ये ऑलरेडी बना चुका है। अब ये क्या तीसरा बॉन्ड किसी के साथ बना लेगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप चाहते हैं कि केमिकल एब्जॉर्प्शन हो तो आप H2 के जगह पर आप H लाइए। मान लो ये प्लैटिनम का सरफेस था तो आप H लाइए, तब चांसेस है कि यहाँ केमिकल बॉन्डिंग हो जाए, क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है, सॉरी इसका ड्यूप्लेट जो है वो डिस्टर्ब हो गया, ये बॉन्ड टूट गया। तो लेकिन उसके लिए तुमको H2 का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा पहले पुराना वाला, तभी यहाँ एक नया बॉन्ड बनेगा। यानी एक नॉर्मल केमिकल प्रोसेस का जो स्टेप है, केमिकल रिएक्शन का जो स्टेप है कि पहले बॉन्ड तोड़िए तभी नया बॉन्ड बनेगा, तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं। इसीलिए यहाँ कहा कि दिस इज स्पेसिफिक इन नेचर, आप जिस का केमिकल एब्जॉर्प्शन नहीं करवा सकते। ये समझे हो? अब देखो, पहले क्लास से ही हम एक चीज कह रहे हैं कि चीजों को अगर कनेक्टिंग वे में पढ़ोगे ना तो खुद ही दिमाग में आता जाएगा कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। यहाँ क्योंकि फिजिकल वंडरवाल फोर्स हो रहा था, वीक वंडरवाल फोर्स हो रहा था, यानी ये कोई नॉर्मल केमिकल प्रोसेस नहीं है। और नॉर्मल केमिकल प्रोसेस नहीं है तो यहाँ पर तुमको पहले से कोई एक्टिवेशन एनर्जी भी नहीं चाहिए। यानी आप ये कहते हैं कि यहाँ पर बाहर से एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। और इफ इट इज रिक्वायर्ड, मान लो किसी केस में कभी ऐसा होगा तो वो बड़ा निग्लिजिबल सा होगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ही नहीं। लेकिन क्योंकि ये एक केमिकल प्रोसेस है तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, इट रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि अगर कोई आप H2 या N2 कुछ ला रहे हैं तो पहले पुराना बॉन्ड टूटे, फिर नया बॉन्ड का फॉर्मेशन। नेक्स्ट कहते हैं तुमसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस पॉइंट को भी ना कि एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ चाहिए, जब टेम्परेचर का इफेक्ट अभी बताने लगेंगे तो इसको फिर आगे बात करेंगे। नेक्स्ट तुमसे एक क्वेश्चन होता है कि फिजिसॉप्शन और केमिसॉप्शन में जो मॉलिक्यूलर लेयर बनता है, मॉलिक्यूलर लेयर मतलब ध्यान करो कि जो फॉरेन स्पेसीज आकर के, फॉरेन पार्टिकल आकर के डिपॉजिट होता था, हम लोग उसको यही तो कहते थे कि मॉलिक्यूल्स आकर के एक्यूमुलेट हो रहा है। तो वो जो मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो रहा है सॉलिड सरफेस पर, उसका नेचर कैसा है, मॉलिक्यूलर नेचर, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ फिजिसॉप्शन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ केमिसॉप्शन। तो ये बहुत कुछ मुश्किल सा चीज नहीं है, ये समझो कि ये आपका एक सॉलिड सरफेस था, इसके ऊपर क्योंकि इसका सरफेस, ये इसका फ्री सरफेस है, ये भी फ्री सरफेस है, ये भी फ्री सरफेस है, ये भी है, ऑफ कोर्स ये भी है। क्योंकि ये फ्री सरफेस जो है वो अनस्टेबल था, सो इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी ये फॉरेन पार्टिकल को अट्रैक्ट किया और अपने सरफेस पर होल्ड किया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये इसको होल्ड किया, यानी आपका एक वॉल था, वॉल के ऊपर आप सीमेंटेड किए हुए थे और आप पहला कोटिंग पेंट का किए, तो अब इससे क्या हुआ, जो आपका सीमेंट वाला पार्ट था जो कि अपर टॉप मोस्ट सरफेस था, अब वो स्टेबल हो गया क्योंकि उसके ऊपर एक मॉलिक्यूलर लेयर आ गया पेंट का। लेकिन जो पेंट का लेयर है ये तो स्टेबल हो गया जो सॉलिड सरफेस था, लेकिन अब ये लेयर तो अनस्टेबल हो गया ना। नाउ दिस इज फ्री सरफेस, हम लोग क्या कहते थे, टॉप मोस्ट लेयर जो होता है वो होता है फ्री सरफेस। तो अब ये तो अनस्टेबल हो गया ना, अब ये भी खुद को स्टेबल करना चाहेगा क्योंकि हर फ्री सरफेस का जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है,
उस पर नेट डाउनवर्ड फोर्स लगता है, तो अब ये खुद को स्टेबल करना चाहेगा। अगर तुम्हारे एडजॉर्बेट मतलब वही जो मॉलिक्यूलर स्पेसीज था, अगर वो गैसियस है और उसका प्रेशर ज्यादा है, और कहोगे टीचर गैसियस नहीं है, तो हम कहेंगे तब कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर आप सॉल्यूशन में बात कर रहे हो तो अगर आपके एडजॉर्बेट का, इसलिए हम कंसंट्रेशन वर्ड ही यूज करेंगे, अगर आपके एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन या एडजॉर्बेंट का प्रेशर ज्यादा है, अगर तुम्हारे पास पेंट अवेलेबल है, तो अब ये खुद को स्टेबल करने के लिए जब तुम दूसरा कोटिंग करोगे तो वो उसको अपने सरफेस पर ऐड करने देगा, अलाउ करेगा कि ठीक है आओ और लग जाओ। ठीक है, फिर दिस कंडीशन विल कंटिन्यू, क्योंकि अब ये फ्री सरफेस हो गया तो ये अनस्टेबल हो गया। ये अब फिर अगले को बोलेगा ठीक है आओ फिर से मेरे सरफेस पे लग जाओ। अभी तुम्हारे पास जितना प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग हर सरफेस अनस्टेबल हुआ और वो अगले को जो है फिर से अट्रैक्ट करके होल्ड किया। अब फिर वो फ्री सरफेस हो गया, वो अगले को बुलाया और अपने सरफेस पे ऐड किया। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि फिजिसॉप्शन में देयर इज मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन, यानी जो आपका मॉलिक्यूल है वो एक से ज्यादा लेयर बनाता है, मल्टी लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो आपका एडजॉर्बेट था उसके मॉलिक्यूल्स का मल्टी लेयर फॉर्मेशन होता है। अब आ जाओ केमिसॉप्शन में। ये प्लैटिनम था, हाइड्रोजन जो है आपको H मिल गया कि चलो भाई ठीक है उस पर बॉन्डिंग करवा दो केमिकली। तो मेरे सवाल का जवाब देना, हाइड्रोजन आया और यहाँ केमिकल बॉन्डिंग कर लिया, क्या अब दूसरा हाइड्रोजन तुम ला दोगे? एक्टिवेशन एनर्जी तुम प्रोवाइड कर दिए एंड यू प्रोवाइड, ये पूरा सरफेस कवर हो गया H से, ठीक है, H H ऐसा करके कवर हो गया। मेरे पास अभी भी बहुत सारा एटॉमिक हाइड्रोजन है, तो क्या ये फिर से ठीक है? कोई कहेगा कि ये सरफेस फिर से तो अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हो गया या ना हो गया वो छोड़ो, मेरे सवाल का केवल जवाब देना, क्या ये हाइड्रोजन फिर से, अगर इसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल हो तो उसके साथ बॉन्डिंग कर सकता है बिना बॉन्डिंग तोड़े हुए, बिना पिछला बॉन्ड तोड़े? क्या वो नया बॉन्डिंग कर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और क्यों नहीं? क्योंकि इसको ड्यूप्लेट पूरा करना था। केमिकल प्रोसेस का तो एक कंडीशन ही होता है कि उसका स्टेबिलिटी पूरा होना चाहिए, उसका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पूरा होना चाहिए, वो तभी बॉन्डिंग करेगा। और जब एक बार केमिकल बॉन्डिंग हो गया तो फिर से जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक नया बॉन्डिंग नहीं हो सकता। यानी इसके ऊपर अब ये हो सकता है कि H2 एज अ मॉलिक्यूल फिजिकली ऐड हो जाए, यानी वंडरवाल फोर्स के थ्रू ऐड हो जाए, लेकिन केमिकल प्रोसेस से और एड्सॉर्प्शन नहीं पॉसिबल है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि केमिसॉर्प्शन में देयर इज यूनिलेयर फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल का सिर्फ सिंगल लेयर बनता है, यूनिलेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां बनता है। देखो कि तुम इतना तक बात समझ पाए हो, यूनिलेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर तुम ये समझ पाए हो कि फिजिसॉप्शन में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स है, तो तुम ये भी समझ पाए हो कि बड़ा आसानी से अगर थोड़ा सा भी इसको एनर्जी दे दिया जाए, 480 से 500 ही तो जाना है रिवर्स होने के लिए, यानी डिसॉर्प्शन के लिए, थोड़ा सा भी अगर एनर्जी आप देंगे तो ये तुरंत रिवर्स बैक हो जाएगा। यानी अगर थोड़ा सा भी इसको हीट करेंगे तो ये जो पुराना बॉन्ड है वो टूट जाएगा। हीट हम फिर से कह रहे हैं, ध्यान दो, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में। हम ये चीज कह रहे हैं कि फिजिसॉप्शन जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करवाते हैं तो फिजिसॉप्शन का रेट जो है वो डिक्रीज होता है। यानी आप ये समझेंगे जनरली फिजिसॉप्शन अकर्स एट लो टेम्परेचर। ये आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है रीजनिंग के लिए। यानी आप ये कहते हैं कि रेट ऑफ फिजिसॉप्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करवाएंगे तो फिजिसॉप्शन का जो अमाउंट था या कहो रेट था वो धीरे धीरे, या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो कम होगा। सवाल है क्यों कम होगा?
तो बड़ा सिंपल सा बात है कि अगर ये आपका एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल सरफेस है सॉरी, और ये आपका एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल है, और अगर आप इसको हीट देंगे, यानी अगर आप इस पे टेम्परेचर इंक्रीज करवा देंगे, हाई टेम्परेचर आप दे देंगे, तो होगा ये कि ये तो वंडरवाल फोर्स है जिसको टूटने में कुछ बहुत दम खम तो लगता नहीं है, कम ही एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए, कहीं कहीं तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल एनर्जी चाहिए। जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो राइज करेगा, यानी एड्सॉर्बेंट का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ा तो वो भागा वहां से, डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया दोनों के बीच में, और जो तुम्हारा मॉलिक्यूलर स्पेसिस सरफेस पे ऐड था वो वहां से हट जाएगा। हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, डीसॉर्प्शन। और फिर अगर कोई टेम्परेचर लो कर देगा, जैसे ही टेम्परेचर लो करोगे तो फिर से काइनेटिक एनर्जी जो है वो तुम्हारा कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल जो है नजदीक आ जाएगा, मोशन उसका धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, और वो या सीज हो जाएगा, और डिस्टेंस कम हो गया, एड्सॉर्बेंट के पास आ गया, तो फिर से वंडरवाल फोर्स बन गया, यानी प्रोसेस जो है वो रिवर्स बैक हो गया। अगर हाई टेम्परेचर दिए तो यू कैन से डीसॉर्प्शन, और अगर लो टेम्परेचर दिए तो तुम कह सकते हो कि एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हम दिखा रहे हैं एड्सॉर्प्शन, और इस तरफ हम दिखा रहे थे डीसॉर्प्शन, कि दोनों जो है वो अलग हो गया। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एड्सॉर्प्शन जब फिजिकल होता है तो इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। हम लोग फिजिकल एड्सॉर्प्शन को किसी भी मोमेंट पर रिवर्स कर सकते हैं, एंड रिवर्सल प्रोसेस यू नो कि इट इज कॉल्ड डीसॉर्प्शन। जैसे अगर मेरे पास प्लैटिनम है और उसके सरफेस पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस, फिजिकल एड्सॉर्प्शन अगर हुआ था, यानी वो सिंपली वंडरवाल फोर्स के थ्रू H2 एज अ होल लिंक्ड हुआ था, तो अगर हम कहेंगे कि हम टेम्परेचर राइज कर दें, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर लो टेम्परेचर है तब तो ये कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम कह दें कि टेम्परेचर जो है हम हाई कर दिए हैं, तो हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बैक हो जाएगा, यानी इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, अगर लग रहा ना कि यहाँ बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया, देखो हम यहाँ नीचे उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर तुम्हारे पास प्लैटिनम है और हाइड्रोजन गैस, प्लैटिनम सॉलिड है, उस पर हाइड्रोजन गैस जो है फिजिसॉर्प्शन के थ्रू एड्सॉर्ब हुआ, ये वंडरवाल फोर्स से मान लो, तो हम कह रहे ये तब हुआ होगा जब दोनों नजदीक आया होगा, यानी गैस को आप लो टेम्परेचर पर रखे होंगे, काइनेटिक एनर्जी गैस का कम रहा होगा, अदरवाइज गैस इधर उधर भागेगा, सो लो टेम्परेचर पर यह प्रोसेस होगा। अगर तुम टेम्परेचर राइज कर दोगे, एक बार फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो गया, उसके बाद टेम्परेचर राइज करोगे तो इसको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी, और ये फिर भागना शुरू हो जाएगा, और H2 अगर अलग हो गया, यानी ऐसा वाला केस हो जाएगा कि H2 अलग और प्लैटिनम अलग, तो फिर हम लोग उसको कहते हैं डीसॉर्प्शन, यानी ये वाला केस वापस आ गया, ये गैस अलग और ये सॉलिड अलग, तो इसीलिए कह रहे हैं कि इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो डीसॉर्प्शन विल टेक प्लेस। प्रेशर के रिस्पेक्ट में जब कहते हैं तो ये कहते हैं कि अगर एड्सॉर्बेंट का प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होने का मतलब है वॉल्यूम कम होना, यानी क्लोज है, और कंसंट्रेशन भी ज्यादा होना, आपके पास गैस का अमाउंट भी ज्यादा है यूनिट वॉल्यूम। सो अगर हम कहते हैं कि प्रेशर आप इसका ज्यादा डालेंगे तो भी एड्सॉर्प्शन जो है वो बढ़ेगा, और अगर आपके पास नहीं है, हाइड्रोजन गैस ही नहीं है, उसका कोई प्रेशर ही उस पर नहीं डाले हो, तो फिर बहुत, मान लो एकदम लो प्रेशर है, सब इधर उधर वॉल्यूम ज्यादा एक्सपैंड हो गया है, ज्यादा स्पेस वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, जब वो एड्सॉर्बेंट के कांटेक्ट में ही नहीं आना तो कहां से उसको एड्सॉर्ब होना है उसके सरफेस पे, तो इसीलिए कहते हैं अगर लो प्रेशर रहा और टेम्परेचर जो है वो हाई रहा, तो ये दोनों केस जो है वो फेवर करेगा गैस के हायर वॉल्यूम को, यानी गैस एक्सपेंशन को, और गैस अगर दूर चला गया, वो सॉलिड के कांटेक्ट में ही नहीं आया, तो एड्सॉर्प्शन नहीं होना, बल्कि उसको हम लोग कह रहे हैं रिमूवल, दैट इज डीसॉर्प्शन। लेकिन अगर हम केमिसॉर्प्शन के लिए बात करें तो कहेंगे केमिसॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर। क्यों कह रहे हैं केमिसॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर? इसलिए क्योंकि एक बार जब बॉन्ड बन गया, क्योंकि वो केमिकल बॉन्ड है, तो तुम उसको बड़ी इजिली तो डिस्टर्ब ही नहीं कर पाओगे। यू विल हैव टू प्रोवाइड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड, आप उसको बहुत इजिली ब्रेक नहीं कर पाएंगे,
और इसीलिए वहां पर एक बार एड्सॉर्प्शन होने के लिए भी तुमको एक्टिवेशन एनर्जी देना था और ब्रेक करना भी, दोनों को इतना आसान नहीं है। एंड दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। जब टेम्परेचर के इफेक्ट के लिए बात करते हैं तो ये मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब हम लोग फिजिक्स ऑप्शन के लिए ग्राफ बात करते हैं, मेरी बात ध्यान से जरा सा इस चीज को समझना, और इसको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में भी अलग से बात करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो। जब हम लोग फिजिक्स ऑप्शन के लिए बात करते हैं अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का, कि अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या होता है, तो हम लोग फिजिक्स ऑप्शन में ग्राफ कुछ ऐसा बनाते हैं, यानी डिक्रीजिंग स्लोप दिखाते हैं कि जिस समय टेम्परेचर आपका सबसे कम था, एट दैट मोमेंट अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वाज मैक्सिमम। जैसे जैसे टेम्परेचर जो है इंक्रीज करता गया, ये यहाँ मिला हुआ नहीं है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर तुम्हारा इंक्रीज करता गया वैसे वैसे देखो एब्जॉर्प्शन पहले यहाँ था, फिर टेम्परेचर अब जब यहाँ पर आए तो एब्जॉर्प्शन यहाँ हो गया, और यहाँ पर आए तो और यहाँ हो गया, जबकि लोअर टेम्परेचर पे थे तो यहाँ था। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर तुम राइज करोगे अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगा। इसको जब फैक्टर्स बात करेंगे ना अभी, तब इसको बहुत डिटेल में लेकर के जाएंगे। जबकि जब हम केमिस ऑप्शन के लिए बात करते हैं तो केमिस ऑप्शन में हम लोग टेम्परेचर का रिलेशन कुछ ऐसा दिखाते हैं, लाइक दिस। यानी हम ये दिखाते हैं कि इनिशियली जब हम लोग टेम्परेचर राइज करवाते हैं तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, उसके बाद फिर वो डिक्रीज होता है, यानी फिजिक्स ऑप्शन के जैसा बिहेवियर शो करता है। सवाल है ऐसा क्यों होता है? इस वजह से क्योंकि तुम याद करो यहाँ तुमको शुरू में एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए था। मान लो ये प्लेटिनम का सरफेस था और हम इस पर हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करवाना चाह रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि केमिस ऑप्शन में व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर इंक्रीज करने से केमिस ऑप्शन डिक्रीज होगा लाइक फिजिक्स ऑप्शन? तो हम कहेंगे नहीं, वो तो हम शुरू में ही बताए कि टेम्परेचर तुमको यहाँ पर थोड़ा ज्यादा चाहिए। क्यों टेम्परेचर तुमको यहाँ पर ज्यादा चाहिए, यानी हाई टेम्परेचर फेवर्स केमिस ऑप्शन। और क्यों टेम्परेचर आपको ज्यादा चाहिए, तो इसलिए क्योंकि जब आप शुरू में टेम्परेचर देंगे तो वो टेम्परेचर अभी काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल रहा है एड्सॉर्बेट को, क्योंकि अभी तो एड्सॉर्प्शन हुआ ही नहीं है। पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा, ये ऐड होगा, उसके बाद जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सो दैट विल प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी। Thank you. Keep watching, keep learning. Bye bye.